प्यारे बच्चों सुप्रभात। आइए, सुप्रभात नहीं बोलना, प्यारे बच्चों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम प्रियंका व्याकरण सरोवर भाग 8 का पठन पाठन करते हैं। आइए बच्चों पाठ 3 यानी कि शब्द रचना का अध्ययन करते हैं। शब्द रचना। भाषा के लिए शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आपको पता है वर्ण जो होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं और वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द। यही वे शब्द हैं जिनको आपस में पिरोकर हम वाक्य बनाते हैं और भाषा को पूर्ण रूप देते हैं। ये भाषा में उसी प्रकार प्राणवायु का काम करते हैं जिस प्रकार शरीर में रक्त काम करता है। शब्द के माध्यम से भाषा सजीव और पुष्ट बनती है। शब्दों का निर्माण अनेक प्रकार से होता है, जैसे कि उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, समास द्वारा और संधि के द्वारा। तो आइए पहले उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश में रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। गुरुकुल में आचार्य ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा कि सदा अधर्म, अनीति, अज्ञान आदि से दूर रहो। किसी का अनादर मत करो। अपने अनुसार अनुज, सहचर आदि के साथ उचित व्यवहार करो। अत्याचार व अत्याचारी का विरोध करना अत्यंत आवश्यक है। स्वदेश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व भी न्यौछावर कर देना चाहिए। तो उपयुक्त गद्यांश में शब्दों का निर्माण शब्दों व शब्दांशों से किया गया है। जैसे उपदेश, तो उपदेश में मूल शब्द क्या है बच्चों? देश है और उसमें हमने क्या जोड़ा है? उप। तो उप क्या हुआ? उपसर्ग। तो उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश होते हैं जिनको हम अपने शब्दों में जोड़कर शुरुआत में जोड़ते हैं और उनसे एक नया शब्द बनता है। अधर्म, तो अधर्म में मूल शब्द क्या है? धर्म है और उसमें हमने क्या जोड़ा है? अ। ऐसे ही अनादर, अनादर में हमारा मूल शब्द है आदर और उसमें हमने क्या जोड़ा है? अन। और अनुचर में चर हमारा मूल शब्द है और उसमें हमने जोड़ा है अनु। अनुज, नुज के अंदर आपने अ को जोड़ा है। सहचर में चर के अंदर हमने सह को जोड़ा है। सर्वस्व, स्व में हमने सर्व को जोड़ा है और विरोध, रोध में हमने वी को जोड़कर नया शब्द बनाया है। इसीलिए इन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि शब्दों का निर्माण उनके आरंभ में शब्दांशों का प्रयोग किया गया है। शब्दांश के जुड़ने पर मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है। जैसे धर्म का बन जाएगा अधर्म। इसका मतलब क्या है कि मूल शब्द में तो परिवर्तन हुआ ही हुआ, साथ ही उसके अर्थ में भी परिवर्तन आ गया है। एक दूसरे का विपरीत अर्थ दे रहे हैं। एक शब्दांश के प्रयोग से अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे अधर्म, अनीति, अनाथ, अज्ञान। एक शब्दांश का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये शब्दों के आरंभ में जोड़े जाते हैं। तो ये शब्दांश जो हैं बच्चों, इनका हम अलग से प्रयोग नहीं कर सकते। ये स्वतंत्र नहीं प्रयोग में लाए जाते हैं, बल्कि ये दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो आइए उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के भेद। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उपसर्ग के समान प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो आइए देखते हैं इन्हें। संस्कृत के उपसर्ग प्र, प्र का मतलब होता है आगे, अधिक। तो जैसे कि प्रभाव, प्रख्यात। परा, परा का मतलब होता है उल्टा या फिर पीछे। पराभाव, पराजय। पराक्रम। अप, अप का अर्थ होता है बुरा या हीन। अपमान, अपयश, अपशब्द आदि। सम, सम का अर्थ होता है उत्तम या साथ, जैसे कि संस्कार, संतुष्ट, संस्कृत आदि। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे या समान, जैसे कि अनुज, अनुन्यायी, अनुशासन, अनुभव। अव, हीन, नीच, अवगुण, अवतार। दुर का होता है बुरा और कठिन, दुर्जन, दुर्गम। वी का अर्थ होता है विभिन्न, अभाव, विशेष। तो जैसे कि वियोग, विशेष, विभाग। आ का अर्थ होता है तक, उल्टा समेत, आजीवन, आवास। नी का अर्थ होता है निषेध, अधिकता, निश्चित। और इसमें हम शब्द क्या बना सकते हैं? निवारण, नियोग, निपात आदि। अधि, अधि का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ, जैसे कि अधिकार, अधिकतम।
सु का अर्थ होता है अच्छा, आसान, अधिक। सुमन, सुजन, सुभाव, सुलभ आदि। उतः ऊपर, ऊंचा और श्रेष्ठ, उत्साह, उत्पत्ति, उद्भव, उत्पन्न आदि। अभी, अभी का अर्थ होता है सामने, पास, तो अभिनव, अभिभूत, अभिवंदन, अभिमुख आदि। प्रति, हरेक, सामने, उल्टा, तो इसके लिए आपका क्या शब्द बन जाएगा? प्रतिक्षण, प्रत्येक, प्रतिदिन आदि। हिंदी के उपसर्ग अ का अर्थ होता है बच्चों अभाव या फिर निषेध, तो अभाव, अवर, अछूता आदि। अन का अर्थ होता है अभाव, निषेध, तो अनेक, अनाचर, अनादर आदि। अध, अध का मतलब होता है आधा, अध जला, अध पका। कु, बुरा, कुचाल, कुपात्र। औ का अर्थ होता है रहित, हीनता, अवगुण और औदार। नी का अर्थ होता है रहित, निडर, निठल्ला। भर, भर का अर्थ होता है पूरा, भरपूर, भरपेट आदि। उर्दू के उपसर्ग एन, एन का अर्थ होता है बच्चों ठीक, तो इसमें हम क्या लगेंगे? एन वक्त, एन मौका। कम, कम का अर्थ होता है थोड़ा या फिर हीन, कमजोर, कम अकल आदि। ला का अर्थ होता है बिना, ला इलाज, ला जवाब। बे, बे का अर्थ होता है अभाव, बेदाग, बेपरवाह आदि। ना का अर्थ होता है नहीं, ना समझ, ना पसंद, ना लायक, ना उम्मीद। ऐसे ही हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर रोज, हर दिन आदि। सर, सर का अर्थ होता है मुख्य, सरपंच, सरताज, सरकार, सरहद। हम का अर्थ होता है साथ, समान, हम शक्ल, हम सफर आदि। बा का अर्थ है साथ यानी कि बाइज्जत, बाकायदा आदि। बद का अर्थ होता है बुरा, बदनीयत, बदकिस्मत, बदबू आदि। उपसर्ग के समान प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय हैं पुरा, पुरा का अर्थ होता है प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व। अलम, अलम का अर्थ होता है प्राप्त, अलंकृत, अलंकार। अध, अध का अर्थ होता है नीच, अधोलिखित, अधोपतन, अधोगति। कु और का अर्थ होता है बुरा, कुबेर, कुसमय, कुपुत्र आदि। चिर, चिर का मतलब होता है बहुत देर, चिरकाल, चिर आयु। सह, सह का अर्थ होता है साथ, सहपाठी, सहचर आदि। स का अर्थ होता है बच्चों सहित, जैसे कि सजीव, सचेत, सफल आदि। अंग्रेजी के उपसर्ग सब, सब का अर्थ होता है नीचे, अधीन, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब जज। असिस्टेंट, असिस्टेंट का अर्थ होता है सहायक, असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट इंजीनियर। डिप्टी, डिप्टी का मतलब होता है उप सहायक, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर। चीफ, चीफ का अर्थ होता है प्रधान, प्रधान के साथ आप लिखेंगे चीफ मिनिस्टर, चीफ कमांडर आदि। हैंड, हेड का मतलब होता है प्रधान, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड कांस्टेबल। प्रत्यय, तो बच्चों अभी तक जैसे हमने उपसर्ग देखा था, उपसर्ग क्या होते हैं? ये वो शब्दांश थे जो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। वहीं अगर हम प्रत्यय की बात करें तो ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ये भी शब्दांश होते हैं जो कि शब्द के अंत में जुड़ते हैं और शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने अनेक शैक्षिक संस्थान खोले हुए हैं जिसमें हजारों शिक्षण कार्य कर रहे हैं। उपयुक्त गद्यांश में रंगीन छपे शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़ने से यह ज्ञान होता है कि ये सभी शब्द शिक्षा से बने हैं, जिसे अलग अलग शब्दांश जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। इस प्रकार के शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय वे शब्द हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उस शब्द के अर्थ में नई विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। प्रत्यय के भेद, तो प्रत्यय के बच्चों दो प्रकार के भेद है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर विविध प्रकार के शब्दों की रचना करने में सहायक होते हैं और इनसे बने हुए शब्दों को कृदंत कहा जाता है। कृत प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों के उदाहरण अगले पेज पर दिए गए हैं। जैसे कि कृत प्रत्यय में अंत, अंत का अर्थ होता है इसके अंदर जो मूल शब्द है वो है गण और भिड़, तो गणंत, भिड़ंत
आ लगा दिया अगर आपने तो अगर आपने घेर में लगा दिया तो बन जाएगा घेरा, छाए के साथ लगा दिया तो बन जाएगा छाया। आई अगर आपने लड़ के साथ लगा दिया तो क्या बन जाएगा लड़ाई, सुनाई, जुताई, पढ़ाई। आपा पूज के साथ आपने लगा दिया तो क्या हो जाएगा पुजापा। ऐसे ही चढ़ाव, लिखावट, छलावा, प्यास, गुर्राहट, बोली आदि शब्द कैसे बने हैं, इनके मूल शब्दों में हमने प्रत्ययों को जोड़ दिया है। तद्धित प्रत्यय, क्रिया की धातु से भिन्न शब्दों में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं तथा इसे बनने वाले शब्दों को तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्ययों के प्रमुख अगले पृष्ठ पर दिए गए हैं, जैसे कि आई, आई आपने भला के साथ लगा दिया तो क्या बन जाएगा भलाई, चतुराई, पंडिताई, बुराई, अच्छाई। ऐसे ही ई प्रत्यय आपने गर्म में जोड़ दिया तो बन जाएगा गर्मी, खेती, नरमी। आपा अगर बूढ़ा में जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा बुढ़ापा, पूजापा, मोटापा। मीठा के साथ आस जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा मिठास, खटास, चिकनाहट, नीलापन, मनुष्यता, लिखावट, चांदनी, गरिमा। तो ये शब्द कैसे बने हैं, शब्दों के अंत में हमने आस, आहट, पन, त्व, आवट, नी और इमा प्रत्ययों को जोड़ा है। समास, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र कौन होता है राजपुत्र। दान देने वाला दानवीर, राजा का महल राजमहल, राष्ट्र का पति राष्ट्रपति। उपयुक्त शब्द समूह के संक्षिप्त रूप राजपुत्र, दानवीर, राजमहल और राष्ट्रपति शब्दों से बने हैं। शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की क्रिया को ही समास कहते हैं। इससे भाषा में सुंदरता आती है। तो जैसे हमने राजकुमारी बोला तो राजकुमारी कौन हुई, राजा की पुत्री। तो इससे हमें समझ आ रहा है हमने क्या किया, हमने राजा की पुत्री ना लिख के इसे संक्षिप्त रूप में राजकुमारी के रूप में लिखा। तो इन्हीं शब्दों को हम बोलते हैं समास। शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की यह क्रिया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से मिलती जुलती है। वहां भी अनेक शब्द समूहों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। समास के समस्त पद और समास विग्रह दो प्रक्रिया होती हैं, जबकि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ऐसा कुछ नहीं होता। समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं। इसमें शब्दों के मेल के रूप में के समय उसके बीच के प्रसंगों चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे कि बच्चों आपने राजा का महल देखा तो राजा का महल में हमने का लोप कर दिया तो ये क्या बन गया राजमहल। यहाँ पर का लोप हो गया है। समासिक पद और समास विग्रह, प्लूरिस्टिक एंड अ पोर्शन ऑफ अ कंपाउंड। समास किए गए पदों को समासिक पद या समस्त पद कहते हैं। जब इन समासिक पदों को तोड़कर अलग अलग पदों के रूप में लिख देते हैं तब इसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि आपने लिया राजकुमारी तो राजकुमारी क्या हो गया, ये तो समास पद हो गया। लेकिन जब हमने इसका फिर से विभाजन किया राजा की पुत्री तो ये क्या बन गया, ये हो गया समास विग्रह। समास के प्रथम पद को पूर्व पद और द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। संधि और समास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन जॉइनिंग एंड कंपाउंड। संधि का अर्थ है मेल और वहीं समास का अर्थ क्या है, संक्षेपीकरण। इसमें हम उसका मेल नहीं करते, हम क्या करते हैं, उन शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं। संधि वर्णों की प्रक्रिया है और समास शब्दों की प्रक्रिया है। संधि का विच्छेद किया जाता है, समास का विग्रह होता है। संधि में प्रसंगों का लोप नहीं किया जाता है, लेकिन हम समास में प्रसंगों का या चिन्हों का जो है वो लोप हम कर देते हैं। तो समास के भेद, समास के चार भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, दद्वत समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी वह भाव समास, अव्ययी भाव का अर्थ है अव्यय हो जाना। इस समास में पहले शब्द की प्रधानता रहती है और संपूर्ण पद प्राय क्रिया विशेषण या अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे यथाशक्ति, तो यथाशक्ति का क्या अर्थ होता है, शक्ति के अनुसार। तो हमने इसको संक्षिप्त कर दिया और क्या बना शब्द यथाशक्ति। प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुकूल, तो यहाँ पर के शब्द का लोप हो गया है और ये बन गया प्रसंगानुकूल। यथामति, मति के अनुसार। भरपेट, पेट भर कर। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। आमरण, मरण पर्यंत। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ है उसका आदमी।
जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, यहाँ कुमार प्रधान है और समास में दूसरा शब्द, इस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है। आपने देखा था अव्ययी भाव में प्रथम पद जो था वो प्रधान था, लेकिन तत्पुरुष समास में दूसरा पद जो है, दूसरा शब्द जो है वही प्रधान होता है। इसकी बनावट में दो शब्दों के मध्य के कारण चिन्ह का, को, के, का, के, लिए, की, से, में, पर का लोप हो जाता है। इसके निम्नलिखित 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, इस कर्म की विभक्ति को का लोप हो जाता है, जैसे शरणागत, शरण में आया हुआ, ग्रहागत, घर में आया हुआ, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। कर्ण तत्पुरुष, इसमें कर्ण कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है, जैसे तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा, कृत। हस्तलिखित, हस्त से लिखा हुआ, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, दिया हुआ, गुरुकृत, गुरु से कृत। संपदान तत्पुरुष, इसमें संपदान कारक की विभक्ति क्या होती है, वो के लिए, उसका लोप हो जाता है, जैसे क्रिया क्षेत्र, क्रिया के लिए क्षेत्र, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, मार्गव्यय, मार्ग के लिए व्यय, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, राह खर्च, राह के लिए खर्च। आपादान तत्पुरुष, इसमें आपादान कारक की विभक्ति से, मतलब जिसमें हम पृथक होना, अलग होने वाली बात करते हैं, उसका लोप हो जाता है, जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रण मुक्त, रण से मुक्त, कामचोर, काम से जी चुराने वाला। संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो जाता है, जैसे पवन पुत्र, पवन का पुत्र, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति, रामानुज, राम का अनुज, रामाशय, राम का आशय, देशभक्ति, देश की भक्ति। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर का लोप हो जाता है, जैसे शोकमग्न, शोक में मग्न, दानवीर, दान में वीर, गृह प्रवेश, घर में प्रवेश या गृह में प्रवेश, कानाफूसी, कानों में फुसफुसाहट, नगरवास, नगर में वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तत्पुरुष समास के उपभेद, इसके बच्चों 2 भेद होते हैं, उपभेद हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है, जहां विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान में समास हो, वह कर्म धारण समास होते हैं, जैसे नीलकमल, नीला कमल, विद्या धन, विद्या रूपी धन, नीलकंठ, नीला कंठ, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, पीतांबर, पीत, पीत मतलब पीला, आंबर वस्त्र, महाराज, महान राजा। द्विगु समास, जहां प्रथम पद संख्यावाचक हो और समस्त पद समूहवाचक हो, वहां द्विगु समास होता है, जैसे कि त्रिलोक, तो त्रि और लोक, तीनों लोकों का समूह, नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह, पंचवटी, 5 वटों का समूह, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, चौमासा, 4 मासों का समूह, शताब्दी, 100 अब्दों, अब्दों मतलब वर्षों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समाहार, सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। तो आइए, हमने इस पाठ से क्या जाना। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जोड़े जाते हैं और जो शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। ये शब्दांश होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की क्रिया को समास कहते हैं। समस्त पद अथवा समासिक पद बनाते समय शब्द समूहों के बीच में आए प्रसंगों का लोप हो जाता है। समास विग्रह द्वारा कर्मधारण, बहुब्रीहि तथा द्विगु समास की पहचान की जाती है।
आइए बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प पर निशान लगाइए। बाकायदा शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आरंभ में जोड़े जाते हैं, तो इसमें आ जाएगा बा। उपसर्ग शब्दों के आरंभ में जोड़े जाते हैं। पहनावा शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ जोड़े जाते हैं बच्चों? अंत में जोड़े जाते हैं, तो इसमें आवा। प्रत्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। माता पिता कौन सा समास का उदाहरण है? माता पिता द्वंद्व का समास का उदाहरण है। कवि शब्द में त्व प्रत्यय जोड़कर नया शब्द जो बनेगा वो बनेगा कवित्व। तो आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? इस द्वंद्व समास में दोनों ही पद जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। सही कथन पर सही व गलत पर गलत का निशान लगाएं। उपसर्ग शब्दों के आरंभ में जोड़े जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रत्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं, बिल्कुल। समास का विग्रह नहीं अपितु विच्छेद किया जाता है, नहीं, ये गलत है। कर्म धारण और द्विगु समास तत्पुरुष के भेद नहीं हैं, ये गलत है। हिंदी में 4 प्रकार के प्रत्यय हैं, नहीं बच्चों, 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। संधि वर्णों का विकार है जबकि समास शब्दों का, ये सही है। समास में शब्दों का संक्षेपीकरण किया जाता है, बिल्कुल सही बात। रिक्त स्थान भरिए शब्द में कुछ नया जोड़कर एक शब्द से अनेक शब्द बनाने की क्रिया को शब्द निर्माण कहते हैं। डैश शब्दांश के आरंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उपसर्ग। डैश शब्दांश के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, ये होते हैं प्रत्यय। अनुशासन शब्द में उपसर्ग है अनु। लिखावट शब्द में प्रत्यय है आवट। दाल भात कौन सा समास का उदाहरण है? द्वंद्व। पुरुषोत्तम डैश समास का उदाहरण है, तो यह है अधिकरण। तत्पुरुष समास। आशा करती हूं आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।